दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 468 नंबर का लेक्चर है और फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का आज हमारा 13वां लेक्चर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आज हमारी 13वीं क्लास है। तो पीछे का क्लास यदि आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लीजिए। आज की क्लास अगर आप लेते हैं तो पूरे 14,040 सवाल हमारे तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और फिजिक्स में आज की क्लास में जो मैंने नया टॉपिक चूज किया है, यह टॉपिक है आवृत्ति से संबंधित और आवर्तकाल से संबंधित। ठीक है, तो आइए एक बार देखते हैं कि यहाँ किस किस तरह के सवाल बनते हैं और आप उन सवालों का जवाब कैसे दे पाते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हमने कई सारे कोर्सेज लॉन्च किए हैं। यदि आपको भरोसा है कि नितिन सर अच्छा पढ़ाते हैं तो एक बार हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करके देखिए। ठीक है, एक कंप्लीट जीएस का दोस्तों मैंने बैच बनाया है जिसके माध्यम से पूरा का पूरा कंप्लीट जीएस में कंप्लीट हिस्ट्री का पोर्शन आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप उसके माध्यम से बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो पाएगी। एक मौका सिर्फ आप दीजिए ताकि आपको लगे कि पता भी चले कि किस तरह से पढ़ा जाए कि जीवन में एक ही बार पढ़ना पड़े, बार बार एक विषय को ना पढ़ना पड़े। ठीक है, तो चलिए सीधे आते हैं अपने सवालों पर। आज हमारा 468 नंबर की क्लास है और 14,040 सवाल हमारे तैयार होने वाले हैं। पहला सवाल दे रहा है कि चंद्रमा पर कम गुरुत्वाकर्षण बल का क्या प्रभाव है। ठीक है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, लेकिन कम होने का प्रभाव क्या है तो याद रखिएगा, जो चंद्रमा है उस पर किस वजह से ऐसा होता है तो याद रखिएगा वहां वायुमंडल का अभाव है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है। ठीक है, चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है। वायुमंडल न होने के कारण वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल कम पाया जाता है। यदि वायुमंडल होता तो दोस्तों रहने लायक हो सकता, वहां पे जीवन होता, लेकिन वायुमंडल ही नहीं है। इसी वजह से दोस्तों वहां पे किसी भी गैस की स्थिरता वहां नहीं है, ये आप ध्यान देंगे। तो इसको बहुत अच्छा सवाल, इसको ध्यान रखेंगे। अगला सवाल कह रहा है वृत्ताकार पथ पर केंद्र की ओर दोस्तों कौन सा बल लगता है। कोई वृत्ताकार पथ है मान लीजिए, ठीक है, इस पथ पर दोस्तों केंद्र की ओर कौन बल लगता है। ठीक है, वह बल जो केंद्र की तरफ लगता है, अंदर की तरफ। ठीक है, केंद्र की तरफ दोस्तों कौन सा बल लगता है तो देखिए यहां पे दो चीजें पढ़ते हैं, एक अभिकेंद्रीय बल, एक अपकेंद्रीय बल। तो जो केंद्र की ओर बल लगता है उसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश भी दोस्तों आप याद रखेंगे, इसको सेंट्रीपेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपेटल बोलते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, कई बार इंग्लिश में भी दोस्तों दे देता है। ठीक है, सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपेटल फोर्स इसे कहा जाता है। जो केंद्र की ओर लगता है उसे अभिकेंद्री कहते हैं, जो केंद्र से बाहर की ओर लगता है उसे अपकेंद्री कहते हैं। ये दोनों तथ्य आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल करा अभिकेंद्रीय बल जो होता है इसके नियम पर आधारित उदाहरण है। आप ना 3-4 एग्जाम्पल देके समझाइए कि कैसे पता चलेगा यह अभिकेंद्रीय बल है। ठीक है, जैसे दोस्तों आपने मौत का कुआं देखा है। ठीक है, मौत का कुआं। ठीक है, मौत के कुएं में दोस्तों कार वगैरह चलता है, बाइक चलता है, हाँ, लेकिन कोई गिरता नहीं है। आपने देखा होगा मेले वगैरह में अक्सर इस तरह के मौत के कुएं नजर आते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो सूर्य के चारों तरफ ये पृथ्वी चक्कर लगा रही है। ठीक है, पृथ्वी एवं अन्य ग्रह का सूर्य के चारों ओर घूमना या चक्कर लगाना, यह भी दोस्तों इसमें आ सकता है। या फिर आपने देखा होगा दोस्तों किसी भी अणु या परमाणु के चारों तरफ दोस्तों चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना। ठीक है, चारों ओर घूमना। ठीक है, ये सब आप याद रखेंगे। ये अभिकेंद्रीय बल के एग्जाम्पल हैं, आपसे इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, और आइए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि वृत्ताकार पथ में केंद्र के बाहर की ओर। ठीक है, कोई ऐसा वृत्ताकार पथ है और इसमें दोस्तों केंद्र के बाहर की ओर जो बल लगता है उसे दोस्तों क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं अपकेंद्रीय बल। ठीक है, क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल। ठीक है, अपकेंद्रीय बल। ठीक है, कभी कभी पुनः इसकी भी इंग्लिश दे देता दोस्तों, तो याद रखेगा इसे सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है।
अपकेंद्रीय बल। ठीक है, इसको भी अच्छे से समझिएगा। अगला सवाल देखिए, करा अपकेंद्रीय बल से हल्के व भारी कणों को पृथक करने के निम्न उदाहरण कौन से हैं। ठीक है, किसके माध्यम से दोस्तों, सीधे सीधे करा कि अपकेंद्रीय बल से हल्के व भारी कणों को पृथक किया जा सकता है, लेकिन कैसे पृथक कर सकते हैं, तो क्रीम निकालने वाली मशीन से या फिर ड्राई क्लीनर वगैरह से। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, ड्राई क्लीनर। ठीक है, या फिर क्रीम निकालने वाली मशीन। ठीक है, क्रीम निकालने वाली मशीन। ठीक है, क्रीम माने समझते हैं ना कौन सी मशीन की बात कर रहे हैं। अरे भाई, जो चेहरे पे क्रीम लगाते हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अरे दूध से क्रीम को अलग करते हैं, हाँ हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्रीम निकालने वाली जो मशीन होती है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। थोड़ा सा दिमाग खर्च कीजिए। लोहे का एक गोला पारे पर, पारा, ठीक है, पारे, लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु जल में डूब जाता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ध्यान सुनिए। लोहे का गोला यदि पारे पर रख देंगे तो तैरता रहेगा, लेकिन पानी में डाल देंगे तो डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि लोहे का जो आपेक्षिक घनत्व है, ठीक है, क्योंकि लोहे का आपेक्षिक घनत्व, ठीक है, लोहे का आपेक्षिक घनत्व दोनों से आप कंपेयर करके समझिएगा। ठीक है, जो लोहे का आपेक्षिक घनत्व होता है वो पारे की अपेक्षा क्या होता है दोस्तों, तो पारे के आपेक्षिक घनत्व से कम होता है, इसलिए तैरता है। पारे के आपेक्षिक घनत्व से कम, ठीक है, आपेक्षिक घनत्व से कम होता है, इसीलिए दोस्तों पारे पर यह तैरता है। लेकिन जल के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, जल के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, इसलिए जल में क्या होता है, डूब जाता है। मतलब समझिएगा, जो लोहे का घनत्व है, आपेक्षिक घनत्व है, वो पारे के आपेक्षिक घनत्व से कम होता है, इसलिए पारे पर तैरता रहता है। ये घनत्व डिपेंड करता है, लेकिन जब जल से हम तुलना करते हैं तो जल का आपेक्षिक घनत्व अधिक होता है, इसलिए लोहा डूब जाता है, लोहे का वो गोला दोस्तों डूब जाता है। ये कहने का तात्पर्य है, इसको अच्छे से समझिएगा। बहुत सारे बच्चे यहीं फंस के रह जाते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल, कह रहा है जब पिंड एक निश्चित समयांतराल पर एक निश्चित पथ पर अपनी गति को बार बार दोहराता है। ठीक है, क्या लिखा है दोस्तों, अपने गति को एक निश्चित समयांतराल पर बार बार दोहराता है। जैसे पेंडुलम होता है ना, वो बार बार अपनी अब देखिए पेंडुलम आप दिमाग में रखिए और समझिए कि एक पिंड एक निश्चित समयांतराल पर एक निश्चित पथ पर अपनी गति को बार बार दोहराता है, तो उसे क्या कहते हैं, इस गति को कहते हैं आवर्त गति। क्या कहते हैं दोस्तों, इस गति को आवर्त गति कहते हैं। लेकिन इसका इंग्लिश भी दोस्तों आप याद रखिएगा, इसे कहते हैं पीरियोडिक मोशन। क्या कहते हैं, इसे पीरियोडिक मोशन के नाम से जाना जाता है, तो इसको भी आप ध्यान देंगे। ठीक है, पीरियोडिक मोशन दोस्तों इसे कहा जाता है। यानी जब कोई पिंड अपने एक निश्चित समय अंतराल पर अपनी गति को बार बार दोहराता है, तब उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहा जाता है आवर्त गति। क्या कहते हैं, आवर्त गति। कर निश्चित पथ पर चली गई दूरी में लगा समय दोस्तों क्या कहलाता है। एक निश्चित पथ पर ये जितनी दूरी चली जाती है, इस दूरी को चलने में जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं, इसी से बन जाएगा आवर्त से शब्द बनेगा आवर्त काल। क्या शब्द बनेगा, इसी से एक शब्द बन जाएगा आवर्त काल, और इसको कहते हैं टाइम पीरियड। आवर्त काल को क्या कहते हैं, आवर्त काल को कहा जाता है टाइम पीरियड। क्या कहा जाता है, टाइम पीरियड कहा जाता है, ये आप ध्यान देंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दे रहा है कि जब कोई पिंड एक सरल रेखा पर मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति करता है तो उसे क्या कहते हैं। एक सरल रेखा के मध्यमान इधर उधर दोस्तों जब ये गति करता है तब इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तब इसे, अब इसी का आगे गति तो सरल आवर्त गति कहलाएगी, क्योंकि सरल रेखा पे चल रहा है, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, सरल आवर्त गति कहेंगे। क्या कहेंगे, सरल रेखा की इधर उधर घूम रहा है ना, इसीलिए सरल आवर्त गति उसे कहा जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका इंग्लिश क्या हो जाता है, इंग्लिश हो जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, हार्मोनिक मोशन इसे कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो कठिन नहीं है, बहुत आसान शब्दों में आपको समझा रहा हूं, परीक्षा में ऐसे ही ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है 1 सेकंड में पिंड जो है अपनी गति को जितनी बार दोहराता है वह पिंड की क्या कहलाती है। 1 सेकंड में पिंड अपनी गति को जितनी बार दोहराता है उसे क्या कहा जाता है, तो किसी चीज को दोहराने को कहा जाता है फ्रीक्वेंसी,
या आवृत्ति। तो यहाँ पे जवाब आपका क्या हो जाएगा, आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति। बार बार किसी चीज को दोहराने को क्या कहा जाता है, आवृत्ति कहा जाता है। इंग्लिश में ही इसे क्या कहा जाता है, इसे फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। करा आवृत्ति का यसाई मात्रक क्या होता है दोस्तों, इसको HZ से डिनोट करते हैं। इसका यसाई मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या होता है दोस्तों, हर्ट्ज होता है। HZ से डिनोट किया जाता है आवृत्ति का यसाई मात्रक। ठीक है, यह भी बहुत अच्छा सवाल है। अगला सवाल, आवर्तकाल का मान किस पर निर्भर करता है। आवर्तकाल का मान दोस्तों, अच्छा आवर्तकाल अभी पीछे पढ़ा। ठीक है, आवर्तकाल को इसी को हमने क्या नाम दिया था, इसी को हमने कहा था टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड यानी किसी कार्य को पूरा करने में लगने वाला कुल समय। ठीक है, जो पिंड दोस्तों क्या कर रहा था, पीछे आपने पढ़ा ना, देखिए निश्चित पथ पर चली गई दूरी में जितना समय लग रहा है उसी को टाइम पीरियड कहते हैं। और कह रहा है टाइम पीरियड का मान दोस्तों किस पर निर्भर करता है, यह प्रभावी लंबाई पर निर्भर करता है। पहला उत्तर क्या है दोस्तों, यह प्रभावी लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है भाई, कितनी दूरी चली जा रही है उसी पे डिपेंड होगा ना, जितना लंबाई होगा। और दूसरी निर्भरता इसका गुरुत्वीय त्वरण पे होता है, यानी जी पे होता है, तो इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, पहली निर्भरता प्रभावी लंबाई, ठीक है, जिसे आप दूरी के लिए आवश्यक होता है। दूसरा होता है दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण यानी जी। ठीक है, जी, इस पर दोस्तों निर्भर करता है ये आवर्तकाल का मान। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। अभी इसी से संबंधित जब मैं लोलक के बारे में पढ़ाऊंगा तब आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे। करा यदि एक सरल लोलक की प्रभावी लंबाई यदि बढ़ा दी जाए, ठीक है, उसकी प्रभावी लंबाई यदि बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, यदि भाई लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल यानी लगने वाला जो समय। अच्छा एक बात बताओ, यदि इतना छोटा सा इसको इतने दूरी तय करना है और यही हमारा अगर 1 फीट का इतना बड़ा हो जाएगा तो इसको तो इतना दूरी तय करना पड़ेगा ना। तो बताइए ये जितना लंबाई बढ़ेगा क्या समय नहीं बढ़ेगा। तो हमेशा याद रखेगा यदि लोलक की लंबाई बढ़ रही है, ठीक है, लोलक की लंबाई यदि बढ़ेगी तो हमेशा याद रखेगा लोलक की लंबाई बढ़ेगी तो क्या होगा दोस्तों, तो हमेशा आवर्तकाल भी बढ़ेगा। ठीक है, आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। ठीक है, यदि लोलक की लंबाई घटेगी तो आवर्तकाल भी घट जाएगा। ठीक है, ये अपने दिमाग में रखेगा। और एक चीज और याद रखेगा, यहां मैं नहीं कह रहा हूं कि एक समान बढ़ेगा, यानी जितना बढ़ेगा नहीं, एक समान यहां मत बोलिएगा क्योंकि इसका फार्मूला अलग होता है। तो समान बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन उसमें एक समान बढ़ेगा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इतना अपने दिमाग में रखेंगे। कह रहा है झूला झूलने वाली लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की अगर आके बैठ जाए, एक लड़की दोस्तों झूला झूल रही है, उसके बगल में कह रहा है कि एक दूसरी लड़की अगर आके बैठ जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अरे महाराज कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों, बता रहा हूं क्यों। ठीक है, आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्यों दोस्तों, ये जो दूसरी लड़की आई है, भाई कोई लड़की आ गई तो द्रव्यमान बढ़ गया। ठीक है, याद रखेंगे दूसरी लड़की आने की वजह से द्रव्यमान यानी मास। ठीक है, मास। ठीक है, एम परिवर्तित होता है। ठीक है, मास परिवर्तित होता है। ठीक है, मास परिवर्तित होता है। ठीक है, किंतु इसका आवर्तकाल से कोई संबंध नहीं है। किंतु इसका आवर्तकाल से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, कोई संबंध नहीं है। ठीक है, देखिए लड़की आ जरूर रही है। ठीक है, उससे मास में चेंजेस हो रहा है। अब मास में चेंजेस होने से आवर्तकाल का क्या लेना देना। अभी पीछे आपने पढ़ा कि आवर्तकाल के मान में कब परिवर्तन होता है, आपने पढ़ा जब प्रभावी लंबाई चेंज होती है या गुरुत्वीय त्वरण जब चेंज होता है। ये 2 कंडीशन होता है। तो भैया यहाँ लड़की के आने की वजह से ना तो लंबाई में कुछ वृद्धि हो रही है और ना ही दोस्तों किसी तरह के गुरुत्वीय त्वरण में कोई प्रभाव पड़ रहा है। इस वजह से इस लड़की का आवर्तकाल के ऊपर फिलहाल कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, यदि वह लड़की खड़ी होती है, कुछ और होती है, तब दोस्तों मामला चेंज होगा। आगे देखते हैं। कह रहा झूले पर बैठी लड़की की गति, क्या कोई लड़की अगर झूले पे बैठ के झूला झूल रही तो उसकी गति दोस्तों क्या कहलाती है, इसको हम कहते हैं आवर्ती गति। क्या कहते हैं, इसे नाम देते हैं आवर्ती गति। आवर्ती गति के लिए इंग्लिश में एक शब्द होता है दोस्तों, रेकरिंग मोशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसके लिए, रेकरिंग मोशन नाम का एक शब्द होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दूं, आवर्ती गति माने होता क्या है,
वह गति जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद पुनः अपनी स्थिति को दोहराता है। झूला झूलते हुए क्या होता है, एक बार झूला ऐसे जाएगा, फिर झूला ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, ये चलता रहेगा ना, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आवर्ती गति। क्या कहते हैं, इसे हम आवर्ती गति का नाम देते हैं। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप एक मौका दीजिए, मैं ज्यादा सवाल नहीं लेके आता, केवल 30 सवाल लेके आता हूं, लेकिन ये 30 सवाल यदि आप डेली पढ़ते जाएंगे, सोचिए इतना पढ़ते पढ़ते हम 14,000 सवाल पढ़ चुके हैं भाई। 14,000 प्लस हमने 6 विषय विस्तार से आपको पढ़ा के समाप्त कर दिया, कुछ भी नहीं बचा है इन 6 विषयों में। पूरा एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, पूरा संविधान, पूरा विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, ये 6 विषय मैंने आपको विधिवत पढ़ा दिया। और रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स की बात कर लूं मैं कि फिजिक्स हम लोगों ने कहां से पढ़ना शुरू किया, ठीक है। फिजिक्स हम लोगों ने कहां से पढ़ना शुरू किया, तो 456 नंबर से पढ़ना शुरू किया था, ठीक है। और आज दोस्तों 468 नंबर की क्लास ले रहे हैं। इस प्रकार से दोस्तों आज हमारी ये 13वीं क्लास है, ठीक है। 13वीं क्लास है, 68 है ना, हाँ 468 आज हमारी ये 13वीं क्लास है। तो आप आइए साथ में पढ़िए, बहुत अच्छी आपकी तैयारी होगी, भरोसा कीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपने अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाती, देखिए बड़ा अच्छा सवाल दिया, पीछे मैंने बोला भी था, अगर एक लड़की झूला झूल रही, कोई दूसरी लड़की आके बैठ गई, मास में चेंजेस होता है, मास का आवर्त काल से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाती है, तो दोस्तों आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जो लड़की झूला झूल रही थी उसके खड़ा होने की वजह से लंबाई में चेंजेस अब हो सकता है, और आवर्त काल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, आवर्त काल घट जाएगा। अब आप समझेंगे कि कैसे सर आवर्त काल घट जाएगा, ठीक है। ये तो समझ में नहीं आ रहा है, हमें तो लग रहा था घट जाएगा, ठीक है, आवर्त काल घट जाएगा। अब सवाल आता है कि सर आवर्त काल घट क्यों रहा है, लड़की के खड़ा होने की वजह से हमें लगा आवर्त काल बढ़ जाएगा। अरे कैसे बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए होता क्या, मैं आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए कोई लड़की झूला झूल रही थी, जब वो लड़की खड़ी हो जाती है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है, जो द्रव्यमान केंद्र है, वो ऊपर की ओर विस्थापित हो जाता है। इसको नोट करिएगा, ठीक है। जब लड़की खड़ी होती है तो सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास, ठीक है, मास ऊपर की ओर विस्थापित हो जाता है, ऊपर की ओर विस्थापित हो जाता है, ठीक है, हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है दोस्तों, ये ऊपर की ओर, और जब ये ऊपर की ओर विस्थापित हो जाता है तो झूले की प्रभावी लंबाई कम हो जाती है। क्या हो जाता है, जिसके कारण झूले की प्रभावी लंबाई कम हो जाती है, प्रभावी लंबाई कम हो जाती है। और कम होने की वजह से अगर झूले की लंबाई कम हो रही है, आवर्त काल कम होगा, ठीक है। लंबाई बढ़ेगा, अरे भाई झूला इतने पे था, ठीक है। अब समझिए, ऐसे समझिए, मान लीजिए इतना बड़ा झूला था, ठीक है, और ये ऐसे झूला जा रहा था। अभी लड़की यहां बैठी थी, अब खड़ी हो गई, तो जब बैठी थी तो इतने में थी, अब खड़ी हो गई तो इतने में आ गया। तो इसकी वजह से दोस्तों चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। कोई भी झूला झूलते वक्त यदि खड़ा हो जाएगा तो आवर्त काल हमेशा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। यदि वो बैठा रहेगा, उसी स्थिति में रहेगा, तब तो ठीक है। करेक्ट, किस स्थिति में घड़ी का आवर्त काल क्या हो जाता है, अनंत तक चला जाता है, ठीक है। अनंत माने समझ रहे हैं ना, कभी रुकेगा ही नहीं। घड़ी का आवर्त काल अनंत तक कब चल जाएगा, जब गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य हो जाए, ठीक है। जब गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य हो जाए, ठीक है, जब गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य हो जाए तब क्या होता है दोस्तों, तब आवर्त काल कहां तक चला जाता है, अनंत चला जाएगा। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, ये सब केवल साइंटिफिक बातें हैं, ठीक है, ऐसा कभी होता ही नहीं है। आगे देखिए, करा पेंडुलम, घड़ी गर्मियों में सुस्त क्यों पड़ जाती है। जो घड़ी का पेंडुलम होता है, ठीक है, पेंडुलम जानते हैं ना, ऐसे बना होता है, घड़ी में इस तरह से पेंडुलम बना होता है, ठीक है। ये पेंडुलम दोस्तों बार बार क्या होता है, मूव करता रहता है, ठीक है। ये बार बार पेंडुलम क्या होता है, मूव करता रहता है। तो कह रहा है पेंडुलम, घड़ी का जो पेंडुलम होता है गर्मियों में सुस्त पड़ जाता है, धीमे हो जाता है। धीमे क्यों हो जाता है, क्योंकि दोस्तों गर्मी की वजह से, गर्मी में होता क्या, समझिए, ऐसे समझिए, गर्मी में होता क्या है, तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। गर्मी जब बढ़ती है तो इसके फलस्वरूप क्या होता है दोस्तों, इसके फलस्वरूप तापमान जो होता है बढ़ जाता है।
और तापमान बढ़ने के फलस्वरूप क्या होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। क्या होता है, लोलक की लंबाई भी दोस्तों बढ़ जाती है। और जब लोलक की लंबाई बढ़ जाती है तो आप जानते हैं क्या होता है, लोलक की लंबाई बढ़ने के बाद जो आवर्तकाल होता है वो घट जाता है। आवर्तकाल क्या हो जाता है दोस्तों, घट जाता है। और लंबाई बढ़ने के बाद दोस्तों ये सुस्त हो जाता है। ठीक है, लंबाई बढ़ने के बाद ये सुस्त हो जाता है। लेकिन इसके अपोजिट ठंडी के समय में ये लंबाई घट जाती है। क्यों, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में, ठीक है, यानी ठंडी के समय में क्या होता है दोस्तों, जो तापमान होता है यह तापमान कम हो जाता है। और तापमान कम हो जाने की वजह से, ठीक है, लोलक की लंबाई घट जाती है। लोलक की लंबाई जो होती है दोस्तों ये घट जाती है। और इस वजह से दोस्तों सर्दियों में घड़ी जो होती है तेज चलने लगती है, क्योंकि उस लोलक की वजह से सेकंड कम बेसी होता है। ठीक है, तो इस तरह से घड़ी तेज जाती है। गर्मी में घड़ी धीरे हो जाती है और ठंडी में यह घड़ी क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए, करा चंद्रमा पर लोलक घड़ी को यदि लेके चले जाएं हम, तो उसके आवर्तकाल पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो चंद्रमा पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है, किंतु वहां गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, वहां गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, 1/6 है। ठीक है, अतः यदि लोलक घड़ी को चंद्रमा पर ले जाएं तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, 1/6 गुना है। ठीक है, 1/6 गुना है। ठीक है, अतः आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ठीक है, अतः आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक है, आवर्तकाल क्या हो जाएगा, क्योंकि जी का मान, जो पृथ्वी पर जी का मान है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान के 1/6 गुना होता है। इसको ऐसे लिखिए थोड़ा डिटेल में तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चंद्रमा पर जी का मान विधिवत लिखेंगे, समझ में आएगा। चंद्रमा पर जी का मान, चंद्रमा पर जी माने समझ जाएंगे ना, गुरुत्वाकर्षण, जी का मान पृथ्वी के जी के मान के, पृथ्वी के जी के मान के 1/6 गुना है। ठीक है, 1/6 गुना है। अतः क्या हो जाएगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ठीक है, अतः आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से दोस्तों आप याद रखेंगे। ठीक है, मैं जितना विधिवत हो सकता आपको लिख दे रहा हूं। ठीक है, अब देखिए कहाँ एक लाइन थोड़े शब्दों में लिखना चाहिए, लेकिन जहां जहां मुझे लग रहा है कि नहीं चीजें और ब्रीफ की जा सकती हैं, वो चीजें मैंने उतना विधिवत आपको बताते चल रहा हूं कि कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो। एक घूर्णन करती हुई वस्तु का प्रत्येक बिंदु पर क्या एक समान होता है, वेग उसका। अगर कोई चीज देखिए घूर्णन माने क्या होता है, जैसे पृथ्वी ना अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, उसके घूर्णन करने की वजह से दोस्तों दिन रात होता है। घूर्णन करने के साथ साथ पृथ्वी सूर्य के भी चारों तरफ घूमती है। तो इस वजह से दोस्तों दो तरह की गति होती है, एक परिक्रमण गति, एक परिभ्रमण गति। परिक्रमण गति जो सूर्य के चारों तरफ घूमती है उसको परिक्रमण कहते हैं, लेकिन जो अपने धुरी पर घूमती है उसको घूर्णन भी कहते हैं, उसको परिभ्रमण भी कहते हैं। तो जरा पहले ये यहां समझिएगा कि चाहे घूर्णन लिखे कहीं पर या कहीं पर परिभ्रमण लिखे, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होगा, एक बात है। अब सुनिए, कह रहा एक घूर्णन करती हुई वस्तु का प्रत्येक बिंदु पर क्या एक समान होता है दोस्तों, तो उसका कोणीय वेग एक समान होता है। क्या एक समान होता है, याद रखेगा, कोणीय वेग। ठीक है, कोणीय वेग एक समान होता है। कोणीय वेग को कहते क्या है, इसे एंगुलर वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, इसे एंगुलर वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। ये एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, कुछ नहीं भाई, किसी वस्तु के घूमने की दर को क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के अपनी धुरी पर घूमने की दर, ठीक है, घूमने की दर ही दोस्तों क्या कहलाता है, घूमने की दर को ही क्या कहा जाता है, इसे ही कोणीय वेग कहा जाता है। इसे ही एंगुलर के नाम से, एंगुलर वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, कोणीय वेग के नाम से जानते हैं। इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, समस्या नहीं ना, आगे बढ़िए। करा यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ा दी जाए, ठीक है,
पृथ्वी क्या करे दोस्तों, यदि जल्दी जल्दी घूर्णन करने लगे, यदि कि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ेगा तो याद रखिएगा दिन रात जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। दिन रात भी जल्दी जल्दी होगा, ठीक है, जल्दी जल्दी होगा। क्यों दोस्तों, जल्दी से पृथ्वी घूम जाएगी, तो ये जो दिन रात अभी 24 घंटे का हो जाता है, ये 24 घंटे से घट जाएगा। पढ़िए, यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ा दी जाए तो शरीर के वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो घूर्णन बढ़ने की वजह से दोस्तों शरीर का वजन जो होता है ना, ये घट जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसकी वजह से दोस्तों, घूर्णन की वजह से शरीर का जो वजन है ये घट जाएगा, ठीक है। आप परेशान कि सर पृथ्वी के घूर्णन बढ़ने से और दिन रात तो चेंज होगा लेकिन शरीर का वजन घट जाएगा, ये कैसे, क्या इसमें साइंस आ रहा है? कुछ चीजें आप ढूंढ के बताइए, नहीं बता पाएंगे तो मैं तो जरूर बताऊंगा। तो ये सवाल आपके लिए रहेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि बताइए पृथ्वी के घूर्णन से हमारे वजन का क्या लेना देना है, ठीक है। यानी जो दुबले पतले लोग हैं वो और ज्यादा दोस्तों उनका वजन डाउन हो जाएगा, लेकिन क्यों, आप ये बताइए सोच समझ के। चलिए, करा पेंडुलम लयबद्ध दोलक की तरह काम करता है, अतः इसका प्रयोग दोस्तों कहां किया जाता है, तो कहां, आप बताओ ना, लोलक का पेंडुलम का यूज कहां करते हैं? आपने पेंडुलम कहां देखा है? सर हमने तो पेंडुलम घड़ी में देखा है। तो हमने भी घड़ी में देखा, क्या हम और कहीं थोड़े देखे हैं, ठीक है। अरे हमने भी घड़ी में देखा और आपने भी घड़ी में, ये ऐसा सवाल है ना कि जैसे लगता है कुछ भयानक सा इसका उत्तर होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। करा लट्टू का घूमना किसका उदाहरण है? देखिए, जब कभी आप बचपन में लट्टू नचाते थे दोस्तों, ठीक है, तो लट्टू दोस्तों क्या करता था, ये अपनी सतह पर दोस्तों ऐसे घूमता रहता था, ठीक है। तो दोस्तों लट्टू का घूमना ये किसका उदाहरण है? घूर्णन करता है ना, लेकिन ये किसमें कौन से बल का उदाहरण है? तो याद रखेगा यह केंद्राभिमुखी, ठीक है, केंद्राभिमुखी का उदाहरण है, ठीक है। किसका उदाहरण है? केंद्राभिमुखी का उदाहरण होता है लट्टू, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। कभी कभी ऐसा सवाल आता है एग्जाम में। आगे देखिए, करा जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर क्या परिवर्तित होता है? अगर वो घूर्णन कर रही है तो प्रत्येक बिंदु पर उसका वेग दोस्तों बदलता रहता है, ठीक है। समझिएगा, जब कोई वस्तु एक, देखिए यहां दे दिया एक समान वृत्तीय गति, ये याद रखिएगा कंडीशन है, अगर ये कंडीशन नहीं होता तब तो मामला चेंज हो जाता। एक समान वृत्तीय गति से यदि घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर उसका जो वेग है वो परिवर्तित होता रहे, ये आप याद रखेंगे एक लाइन में, ठीक है। आगे बढ़िए, करा लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि, बताया तो लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है। उस लोलक की लंबाई दोस्तों बढ़ जाती है इस वजह से, ठीक है। क्या होता है दोस्तों? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है। इसी वजह से दोस्तों ये घड़ियां स्लो हो जाती है, ठीक है। लंबाई बढ़ जाता है तो ये आप जान ही रहे हैं बाकी चीजें, ठीक है। तो ये एक लाइन की बताया। उसी तरह से दोस्तों अगला सवाल दे रहा है कि लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? टाइम पीरियड जो लोलक का है दोस्तों, ये उसके लंबाई पर निर्भर करता है। हम पीछे से पढ़ते चले आ रहे हैं, इसमें क्या खतरनाक दे दिया बताइए। यह कालावधि लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है, ठीक है, लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। और आप तो जानते हैं यदि लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल बढ़ेगा, नहीं, यदि लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा। आप समझिएगा, ठीक है। अगर लंबाई क्या हो गया, दो कंडीशन, यदि लंबाई बढ़ा तो आवर्तकाल बढ़ा, समझिए, आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि लंबाई घट गया तो आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। पीछे आपको बताया था ना, ठीक है। तो ये चीजें दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये डिपेंड करता है उस लोलक की लंबाई पर, ठीक है। लोलक की लंबाई यहां लिख लीजिए, ठीक है, लोलक की लंबाई, ठीक है, लोलक की लंबाई, ठीक है। आगे बात समझ में है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल पर आते हैं। करा साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता दोस्तों कैसे करता है? साधारण यंत्र जो होता है ये किसी व्यक्ति की सहायता कैसे करता है? देखिए, साधारण यंत्र बड़ा कठिन शब्द लिख दिया। एक्चुअली में इसको यहां पे लिखना चाहिए था, उत्तोलक लिखना चाहिए था, तब मजा आ जाता, ठीक है। और उत्तोलक क्या करता है ना, उत्तोलक एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें कम बल का प्रयोग करके भी आप ज्यादा कार्य कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल दूं, जैसे मशीन देखें ना, जैसे जिस हैंड पाइप को हम चला के पानी निकालते हैं, यदि उसका वो ऊपर का पाइप निकाल दिया जाए जिसको पकड़ के चलाते हैं और आपको ऐसे खींच के पानी निकालना हो ना, पसीना आ जाएगा, पानी नहीं निकलेगा,
पानी तो आपका शरीर फेंक देगा, मशीन तो नहीं देगी पानी, ठीक है। लेकिन जैसे वो डंडी लग जाती है तो बड़े आसानी से आप पानी निकाल पाते हैं, ठीक है। उसी तरह से ये जो साधारण यंत्र होता है यह व्यक्ति की सहायता दोस्तों कैसे करता है, तो याद रखिएगा इसके बारे में एक लाइन में लिखिएगा कि कम बल का प्रयोग करके अत्यधिक कार्य किया जा सकता है, ठीक है। कम बल का प्रयोग करके, ठीक है, अत्यधिक कार्य किया जा सकता है, अत्यधिक कार्य किया जा सकता है, ठीक है, किया जा सकता है। ये लाइन दोस्तों आप याद रखेंगे, ठीक है। और यही सारी चीजें हम उत्तोलक में सीखेंगे, ठीक है। तो आगे आएगा, इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। करा साधारण यंत्र या सरल मशीन। साधारण यंत्र को ही दोस्तों हम सरल मशीन कहते हैं। सरल मशीन दोस्तों यह किस सिद्धांत पर दोस्तों कार्य करती है, तो याद रखिएगा ये बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। किस सिद्धांत पर? बल आघूर्ण का सिद्धांत, ठीक है। कौन से सिद्धांत पर? बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करती है कि कम बल में अत्यधिक काम कैसे लग सकता है। तो याद रखिएगा किसी वस्तु पर लगने वाला जो घूर्णन बल है उसी को बल आघूर्ण कहा जाता है, ठीक है। किसी वस्तु पर लगने वाला घूर्णन बल, ठीक है। किसी वस्तु पर लगने वाला घूर्णन बल यह किससे संबंधित होता है दोस्तों? यह बल आघूर्ण से संबंधित होता है, याद रखेंगे। करा सरल मशीन के उदाहरण आप बता दीजिए, 2-4 एग्जाम्पल अगर आपके दिमाग में हो कुछ भी बता दीजिए। पहला एग्जाम्पल तो ऊपर ही मैंने लिख दिया था, याद रखेगा उत्तोलक, ठीक है। उत्तोलक इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जिसे आप वेवर कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तोलक के लिए एक शब्द यूज होता है इंग्लिश में वेवर, ठीक है। इसी तरह से पुल्ली का नाम सुना होगा, घिरनी जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, घिरनी, ठीक है। घिरनी को क्या कहते हैं? घिरनी को पुली कहते हैं, ठीक है, PULLEY, ठीक है, पुली कहते हैं घिरनी। तो उत्तोलक हो गया, घिरनी हो गया, या फिर स्क्रू जैक हो गया। क्या हो गया? स्क्रू जैक, ठीक है। अरे कुछ टाइट वेट करने के लिए स्क्रू जैक का यूज करते हैं, स्क्रू जैक, ठीक है। स्पेलिंग तो नहीं याद हमको स्क्रू जैक का, ठीक है। तो ये सब याद रखेंगे, ये सब अरे भाई पेचकस वाली नहीं देखा? पेचकस जानते ना, वही स्क्रू जैक है भाई। स्क्रू को टाइट करना, निकालना, डालना, यही, ठीक है, पेचकस इसको हम लोग बोलते हैं। तो वही चीजें हैं। थोड़ा सा कुछ नया आ जाता तो सोचते हैं पता नहीं क्या नितिन सर दे दिए। अरे हो सकता है कुछ ऐसा नाम मेरे मुख से निकल जाए जो आसान भाषा में कोई और उसका दूसरा नाम हो, तो यही चीजें, इससे ज्यादा हटके कुछ नहीं है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप हमारे साथ ना इस सीरीज से जुड़िए। ये सीरीज आपके लिए बहुत अच्छी है, चाहे आप मेरा बैच परचेज करें या ना करें, चाहे दुनिया में आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, लेकिन ये वाली क्लास आप देखिए, आपको फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। विश्वास कीजिए, हर एक चैप्टर में मैं 30-30 सवाल लेकर आता हूं और इतना पढ़ते पढ़ते हम लोग 14,000 सवाल पढ़ गए जी। आप जिस दिन पढ़ना शुरू करेंगे ना 1 नंबर से लेक्चर, आप खुद ही कहेंगे कि नितिन सर बहुत अच्छी आपकी सीरीज है, बिना टाइम पास के आधे घंटे की फिल्टर क्लास है आपके लिए, एकदम निचोड़ है, कोई हंसी मजाक नहीं, कोई टाइम पास नहीं, कोई इधर उधर की बातें नहीं, सिर्फ काम की बातें, कोई प्रचार प्रसार नहीं, ठीक है, सिर्फ काम की बातें करता हूं। इसलिए आपको बुला रहा हूं कि आप इस सीरीज को जरूर देखिए। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से कीजिएगा। और रही बात हमारे पेड कोर्स की, यदि आपको भरोसा हो कि नितिन सर के साथ हम तैयारी कर सकते हैं तो आपका स्वागत है, और यदि नहीं भरोसा है तो फिर जबरदस्ती का कोर्स बेचने के लिए मैं नहीं आया, ठीक है। मैं सोचता हूं कि बच्चों को पसंद आए, मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, क्लास में गुणवत्ता रहेगी, क्वालिटी रहेगा, तो बच्चे अपने आप आएंगे, अपने आप परचेज करेंगे, ठीक है। हाँ एक चीज़ है, यदि क्लास अच्छी लगे दोस्तों आप लोगों तक पहुंचाइए मेरी बात, ठीक है, क्योंकि हम ना कभी ऐड के ऊपर खर्च नहीं करते हैं। ऐड के ऊपर खर्च करते तो कोर्सेज का दाम बढ़ा लेते हैं, वहाँ से पैसा निकालते हैं, ऐड के ऊपर खर्च करते हैं, लोगों के बीच प्रचार होता। मैं यही काम नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं सोचता हूँ मेरा प्रचार मेरे बच्चे कर देंगे, और शुरू से मेरे बच्चे ही मेरा साथ देते आए हैं। आपको पता है इतने सब्सक्राइबर जो बने हैं ना, ठीक है, या फिर पेड कोर्स में जितने भी लोग ज्वाइन है ना, ये दोस्तों सिर्फ माउथ पब्लिसिटी की वजह से ज्वाइन है। हमने आज तक कभी 5 रुपए का ऐड नहीं किया, कहीं पर कोई पोस्टर नहीं, कोई बैनर नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ माउथ पब्लिसिटी पर बच्चों ने भरोसा करके हमें यहाँ तक पहुँचाया है, यानी कुछ ना कुछ खास बात जरूर है, ठीक है। तो आप आइए एक बार जुड़िए हमारे साथ बढ़िया से, ये आपसे निवेदन है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कहीं कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, समझना है, आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा नया एप्लीकेशन है जहाँ सारी क्लास चलती है। तो आइए, डेमो फ्री है, आप डेमो देखिए पहले क्लास का, पसंद आए तो ज्वाइन कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।